हमारी आधुनिक सभ्यता पृथ्वी पर अब तक की सबसे उन्नत सभ्यता हो सकती है, लेकिन लगभग 100 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वजों का मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क से बड़ा था। आपके पूर्वजों का दिमाग आपसे बड़ा था। कई हजार साल पहले मनुष्य अपने इतिहास में 1 मील का पत्थर पार कर गया था। पहली ज्ञात जटिल सभ्यताएं उभरने लगीं। दुनिया के सबसे शुरुआती शहरों में घूमने और मिलने वाले लोग आज के आधुनिक शहरी लोगों के लिए कई मायनों में परिचित रहे होंगे। लेकिन तब से मानव मस्तिष्क वास्तव में थोड़ा सिकुड़ गया है। अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के मानव विज्ञानी जेरेमी डिसिल्वा कहते हैं कि औसतन खोई हुई मात्रा 4 पिंग पोंग गेंदों के बराबर होगी। और कपाल जीवाश्मों के विश्लेषण के अनुसार सिकुड़न सिर्फ 3000 साल पहले शुरू हुई थी। डिसिल्वा कहते हैं, ये हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा हाल की घटना है। हम 30,000 साल पहले की घटना की उम्मीद कर रहे थे। कृषि का उद्भव 10,000 से 5,000 वर्ष पहले हुआ था। हालांकि कुछ प्रमाण है कि पौधों की खेती 23,000 वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी। वास्तुकला और मशीनरी से भरी विस्तृत सभ्यताएं जल्द ही विकसित हुईं। लगभग उसी समय पहली बार लेखन हुआ। असाधारण तकनीकी विकास के इस युग में मानव मस्तिष्क का आकार क्यों कम होने लगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसने शोधकर्ताओं को उलझन में डाल दिया है। और यह इस बारे में भी सवाल उठाता है कि मस्तिष्क का आकार वास्तव में किसी जानवर की बुद्धिमत्ता या सामान्य रूप से संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में क्या बताता है। कई प्रजातियों के मस्तिष्क का आकार हमारे मस्तिष्क से कहीं बड़ा होता है और फिर भी उनकी बुद्धिमत्ता, जहां तक हम समझते हैं, काफी अलग होती है। इसलिए मस्तिष्क के आकार और मनुष्य के सोचने के तरीके के बीच का संबंध सीधा नहीं हो सकता। इसके अलावा अन्य कारक भी होने चाहिए। किसी विशेष प्रजाति में समय के साथ मस्तिष्क के बड़े या छोटे होने का कारण क्या है, ये जानना अक्सर मुश्किल होता है। डिसिल्वा और उनके सहयोगियों ने पाया कि समय के साथ मानव शरीर का आकार छोटा होता गया है, लेकिन ये हमारे मस्तिष्क के आकार में कमी के कारण नहीं है। ये परिवर्तन क्यों हुआ, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, और इसलिए हाल ही में एक शोधपत्र में उन्होंने एक अप्रत्याशित स्रोत, विनम्र चींटी से प्रेरणा मांगी। पहली नज़र में, या मुझे कहना चाहिए कि तिरछी नज़र से देखने पर, चींटियों का दिमाग हमारे दिमाग से बिल्कुल अलग लग सकता है। वे लगभग 1 क्यूबिक मिलीमीटर के 10वें हिस्से के बराबर होते हैं, या नमक के एक दाने के आकार के 1/3 के बराबर, और उनमें सिर्फ 2,50,000 न्यूरॉन्स होते हैं। तुलना करें तो एक इंसान के दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन कुछ चींटी समाज हमारे समाज से बहुत ज्यादा समानता रखते हैं। आश्चर्यजनक रूप से चींटियों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो खेती का एक ऐसा तरीका अपनाती हैं जिसमें वे अपने घोंसलों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फफूंद उगाती हैं। ये चींटियां अपने खेतों में इस्तेमाल करने के लिए पत्तियां और दूसरी वनस्पति सामग्री इकट्ठा करती हैं और फिर फफूंद को खाने के लिए काटती हैं। जब डिसिल्वा की टीम ने विभिन्न चींटी प्रजातियों के मस्तिष्क के आकार की तुलना की, तो उन्होंने पाया कि कभी-कभी बड़े समाज वाले लोगों के मस्तिष्क बड़े हो गए थे, सिवाय तब जब उन्होंने फफूंद खेती के लिए भी इस तरह की प्रवृत्ति विकसित की हो। ये सुझाव देता है कि कम से कम एक चींटी के लिए एक बड़े समाज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा मस्तिष्क होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके विपरीत अधिक जटिल सामाजिक व्यवस्थाएं जिसमें श्रम का अधिक विभाजन होता है, उनके मस्तिष्क को छोटा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि संज्ञानात्मक क्षमताएं समूह के कई सदस्यों के बीच विभाजित और वितरित हो जाती हैं, जिनकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बुद्धिमत्ता सामूहिक होती है। डिसिल्वा कहते हैं, क्या होगा अगर यह इंसानों में हुआ? क्या होगा अगर इंसानों में हम आबादी के आकार की एक सीमा तक पहुंच जाएं, एक सीमा जिसमें व्यक्ति जानकारी साझा कर रहे हों और दूसरों के दिमाग में जानकारी को बाहर निकाल रहे हों? एक अन्य संभावना यह है कि लेखन का उद्भव, जो मानव मस्तिष्क के आकार में कमी आने से लगभग 2000 साल पहले हुआ था, का भी प्रभाव पड़ा। लेखन अपेक्षाकृत कुछ ऐसी चीजों में से एक है जो हमें अन्य सभी प्रजातियों से अलग करती है, और डिसिल्वा सवाल करते हैं कि क्या इसने लेखन में जानकारी को बाहरी बनाने और अपने मस्तिष्क के बाहर की जानकारी तक पहुंचकर विचारों को संप्रेषित करने में सक्षम होने के माध्यम से मस्तिष्क के आकार को प्रभावित किया हो सकता है। चींटी और मानव मस्तिष्क के बीच कई अंतर होने का मतलब है कि हमें बहुत जल्दबाजी में समानताएं खींचने के बारे में सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहते हुए डिसिल्वा का तर्क है कि यह संभावना मानव मस्तिष्क के आकार में उल्लेखनीय और अपेक्षाकृत हाल ही में हुई कमी के कारणों के बारे में सोचने के लिए एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु है।
ये विचार अभी तक परिकल्पना ही बने हुए हैं। ऐसे कई अन्य सिद्धांत हैं जो मानव मस्तिष्क के आकार में कमी को समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनमें से कई सिद्धांत अविश्वसनीय हो जाते हैं यदि मस्तिष्क का सिकुड़ना वास्तव में 3000 साल पहले ही शुरू हुआ हो। इसका एक अच्छा उदाहरण पालतू बनाना है। दर्जनों अलग अलग जानवर जिन्हें पालतू बनाया गया है, जिनमें कुत्ते भी शामिल हैं, उनके जंगली पूर्वजों की तुलना में छोटे मस्तिष्क हैं, लेकिन अनुमान है कि मानव स्वपालतू कृण दसियों हजार या यहाँ तक कि सैकड़ों हजार साल पहले हुआ था, बड़े मस्तिष्क के सिकुड़ने से बहुत पहले। लेकिन क्या छोटे मस्तिष्क का अर्थ यह है कि व्यक्तिगत रूप से मनुष्य अधिक मूर्ख हो गया है? वास्तव में ऐसा नहीं है, जब तक कि आप एक बड़ी आबादी में सूक्ष्म अंतरों के बारे में बात नहीं कर रहे हों। 2018 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने यूके बायोबैंक से बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण किया, जो एक विशाल बायोमेडिकल डेटाबेस है जिसमें अन्य चीज़ों के अलावा हजारों लोगों के मस्तिष्क स्कैन और आईक्यू टेस्ट के परिणाम शामिल हैं। अध्ययन के सह लेखक तथा नीदरलैंड के व्रीजे यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम के व्यवहार आनुवंशिकीविद फिलिप कोएलिगर ने बताया कि 13,600 लोगों पर किया गया यह अध्ययन मस्तिष्क के आकार और आईक्यू पर किए गए सभी पिछले अध्ययनों से भी बड़ा नमूना था। अध्ययन में पाया गया कि बड़ा मस्तिष्क होना औसतन आईक्यू परीक्षणों में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने से जुड़ा था, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से ये संबंध अनिश्चित था। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपेक्षाकृत छोटे मस्तिष्क होने के बावजूद परीक्षणों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इसके विपरीत। कोएलिगर कहते हैं, वास्तव में कोई बहुत मजबूत रिश्ता नहीं है, ये हर जगह है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से लोग व्यक्तियों को उनके सिर के आकार या आकृति के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करते रहे हैं। कोएलिगर कहते हैं, पश्चिमी दुनिया में एक बहुत ही बदसूरत इतिहास है, सुजनन आंदोलन और इस तरह की सभी चीजें जो बायोडेटर्मिनिज्म के बारे में इन विचारों पर आधारित हैं। हम जो सहसंबंध रिपोर्ट करते हैं वे किसी भी तरह के बायोडेटर्मिनिज्म का संकेत नहीं देते हैं। क्योंकि मस्तिष्क स्कैन से लोगों के मस्तिष्क की संरचना के बारे में भी कुछ जानकारी मिली, न कि केवल उनके आकार के बारे में, इसलिए अध्ययन कुछ और भी पता लगाने में सक्षम था जो हो सकता है। इसने ग्रे मैटर की मात्रा, मस्तिष्क की बाहरी परत, जिसमें विशेष रूप से उच्च संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं, और आईक्यू परीक्षण प्रदर्शन के बीच संबंध पाया। वास्तव में इस प्रकार के संरचनात्मक अंतर मस्तिष्क अंग के आकार की तुलना में किसी व्यक्ति की सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता के संदर्भ में संभवतः अधिक सार्थक होते हैं। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में मस्तिष्क की उम्र बढ़ने पर अध्ययन करने वाले साइमन कॉक्स कहते हैं, ये सोचना पागलपन होगा कि मात्रा ही पूरे अंतर को समझा सकती है। वे कहते हैं कि यह सबसे कम महत्वपूर्ण कारकों में से एक हो सकता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये समझ में आता है, पुरुषों का मस्तिष्क आमतौर पर महिलाओं के मस्तिष्क की तुलना में लगभग 11% बड़ा होता है क्योंकि उनका शरीर बड़ा होता है, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि औसतन महिलाओं को कुछ संज्ञानात्मक क्षमताओं में बढ़त हासिल होती है, जबकि पुरुषों को अन्य में। कॉक्स बताते हैं कि अन्य शोध जिसमें वे शामिल रहे हैं, उससे पता चलता है कि संरचनात्मक अंतर के माध्यम से महिलाओं का मस्तिष्क छोटे होने की भरपाई कैसे कर सकता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं में औसतन एक मोटा कॉर्टेक्स, वह परत जिसमें ग्रे मैटर होता है। मस्तिष्क की कई विशेषताएं और पहलू हैं जो संज्ञानात्मक क्षमता को प्रभावित करते हैं। एक और उदाहरण है माइलिनेशन। यह एक्सॉन को घेरने वाली सामग्री के आवरण को संदर्भित करता है, लंबे, पतले केबल, जो न्यूरॉन्स को अन्य कोशिकाओं से जुड़ने और तंत्रिका नेटवर्क बनाने की अनुमति देते हैं। जब लोग बूढ़े होते हैं तो उनका माइलिन टूट जाता है, जिससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इस परिवर्तन का पता लगाना संभव है कि मस्तिष्क के ऊतकों में पानी कितनी आसानी से फैलता है। माइलिन कम होने पर पानी अधिक आसानी से बहता है, ये संज्ञानात्मक गिरावट का संकेत है। कॉक्स कहते हैं कि मस्तिष्क असाधारण रूप से जटिल रहता है और यह जानना मुश्किल है कि किसी विशेष मस्तिष्क की संरचनात्मक बनावट का किसी व्यक्ति की बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी ध्यान देने योग्य है कि कुछ लोगों के मस्तिष्क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं, चोट लगने या विकास संबंधी असामान्यताओं के कारण, और फिर भी आश्चर्यजनक रूप से अप्रभावित दिखते हैं। फ्रांस में एक व्यक्ति जो एक सिविल सेवक के रूप में एक सफल करियर था, उसके मस्तिष्क का 90% हिस्सा गायब पाया गया और फिर भी उसका आईक्यू स्कोर 75 और मौखिक आईक्यू 84 था, जो कि फ्रांसीसी औसत 97 से थोड़ा ही कम है। हालांकि अपवादों को कभी भी नियम के रूप में नहीं समझा जा सकता। आखिरकार
कई अध्ययनों से मस्तिष्क की मात्रा, संरचना और बुद्धिमत्ता के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण, यद्यपि सूक्ष्म, संबंध का सुझाव मिलता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।